हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। और आप आज सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग जो की है वो भाइयों बहनों से की है क्या मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। उन्होंने आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप जस्ट देख रहे हो, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो इमेज बनाई है ना, वो किसी और नहीं बना पाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, पर जितना हमारे इन प्रधानमंत्री, हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने करा है उतना किसी ने नहीं किया। आज इन्होंने क्या किया, चाइना की बैंड बजा रखी है सही से, आप सब जानते होंगे। जो बैंड हमारे प्रधानमंत्री ने, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाई है, वो किसी ने कोई नहीं बजा पाया, है ना। और पाकिस्तान को भी आप सब जानते हैं, पाकिस्तान को कितना धो रखा। आज देख लो, वो हमारी सीमा में आने से डरता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बदौलत किसकी, प्रधानमंत्री की हमारे। आज हमारे पास S-400 भी है। ऐसा नहीं है, कमियां हैं अब भी, पर जब तक रहेंगे, जब तक कमियां रहेंगी, है ना। तो आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा राष्ट्रपति। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था, आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे राष्ट्रपति कौन से भाग में है, राष्ट्रपति का हमारे देश में निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या उसकी शपथ क्या है, उस पर महाभियोग किस प्रकार लाया जा सकता है, उसके पद अवधि कितनी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पद रिक्तता क्या होती है, मतलब पद रिक्त हो जाने पे उसके कैसे भरा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसके, राष्ट्रपति के बारे में। और ये कौन से हमारे जो राष्ट्रपति है, हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ये से। तो हमारे राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के कौन से भाग में है ये, हाँ भाई बताओ कौन से भाग में है, नहीं पता, सोचो, है भाई कौन से भाग में है, चलो सोचो तुम कौन से भाग में है भाई, नहीं पता। मैं बताऊंगा, मैं किस लिए आया हूं, इसलिए तो आया हूं। हमारे जो राष्ट्रपति है वो कौन से भाग में है, वो 5th भाग में है। और कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 से में। ठीक है, राष्ट्रपति 52 से 78 तक हमारे किसके बारे में, हमारे जितने भी कार्यपालिका के मेंबर है ना, उनके बारे में दिया गया है। जो 52 है उसमें हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, उसके बारे में बात करिए। तो हमारी जितनी भी कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है, महान्यायवादी, ये सब कितने कहां तक दिए गए हमारे, अरे यार ये गलत खिंच गया, सॉरी ये अंदर खिंच गया। तो ये कहां से 52 से लेके 78 तक इसे हमारी इन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो कौन से अनुच्छेद में है, वो 52 में है। कौन से में है, 52 में। एक मिनट में जरा कपड़ा उठा लेता हूँ साफ करने के लिए। तो मैं आर्टिकल तो आपको बाद में लिखवा दूंगा कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या है, पर आज हम जो हमारे राष्ट्रपति है उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, हम उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो है अमेरिका है, वहां के जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसकी प्रक्रिया अलग है, और जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसकी चुनाव की प्रक्रिया अलग है। वहाँ जो है अमेरिका में जो है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से। आप सब जानते हो कि हम जो है राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं करते, हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे यहाँ जो संसद है और जो विधानसभाएं हैं उनके माध्यम से जो हम जो MLA MP बना के भेजते हैं,
वे हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है, पहली बात तो हम लिख लेते हैं कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से वो होता है राष्ट्रपति का चुनाव या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और कुछ भी और बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हम जानेंगे। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे संसद कौन कौन वोट करता है, तो संसद के सभी निर्वाचित, कौन से निर्वाचित सदस्य। आप सब जानते हो कि हमारी जो संसद है उसमें कुछ सांसद ऐसे होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। जैसे आप सब जानते हो हमारी जो राज्यसभा है उसमें हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और हमारी जो लोकसभा है उसमें 2 व्यक्ति को, एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, और जो हमारे राज्यसभा है उसमें 12 व्यक्ति चुने जाते हैं, अलग अलग फील्ड से चुने जाते हैं, कला के, संस्कृति के, पर्यावरण के, अलग अलग से कुछ जो विशेष व्यक्ति होते हैं उन्हें हमारे चुना जाता है, 12 व्यक्ति चुना जाता है। तो फिर हमारे जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें वे भाग नहीं लेते, जो इलेक्टेड व्यक्ति हैं वही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें हमारे भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे जो दिल्ली है, आप सब जानते हैं दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के जिनकी अपनी एक विधानसभा है और किसी के पास नहीं है। तो दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, एक तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो ये हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये वोट करते हैं। ठीक है, ये सभी ही वोट करते हैं और कोई वोट नहीं डालता। हम प्रत्यक्ष रूप से जो भारत की जनता है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती, और आप सब जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है ये हमारे देश का पहला नागरिक माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति। ठीक है, और हमारे जो राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन लेते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ये जो उनकी जो राष्ट्रपति के चुनाव में एक पद्धति का यूज करा जाता है वो कौन सी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पद्धति का यूज करके इलेक्शन होता है। जैसे हमारे जो और इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यहाँ कौन सा होता है, कौन से इलेक्शन किसके माध्यम से यहाँ इलेक्शन का, उस पद्धति का नाम क्या है, उस पद्धति का क्या नाम है, अनुपातिक, एक मिनट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इनके जो राष्ट्रपति का वो चुनाव किया जाता है। ठीक है, और वोटिंग कौन कौन डालते हैं, वोट ये डालते हैं। ठीक है, अब इनकी वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रत्येक सांसद को या जो विधायिका के मेंबर है उसे
एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट दिया जाएगा, वो एक वोट डालेगा। ऊपर उनके जो वोट डालने का है, जिससे कि आप सब जानते हैं कि संसद में किसका बहुमत होता है, किसी एक पार्टी का बहुमत होता है। तो इस प्रकार अगर संसद के जो लोग खाली वोट डालते और विधायिका के ना डालते, तो जो इस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता या राज्यसभा में बहुमत होता, वही राष्ट्रपति को चुन लेता। तो इस वहम को दूर करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या करा, विधायिका को भी इन्वॉल्व किया। और हर एक विधायिका के हर एक मेंबर को एक निश्चित, मतलब वोट तो वो एक ही डालेगा, पर उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो जितने भी सांसद है उसके वोट की वैल्यू के बराबर होगी। उसके लिए उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया था। वो क्या था, जब एक, मैं इसको रफ कर देता हूं, जो एक विधानसभा जो एक विधायक का वोट होता है ना, वो पता कैसे नापा जाता है, कुल जनसंख्या, उस राज्य की, जिस राज्य का वो विधानसभा का मेंबर है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, और जितने उस विधानसभा में जितने भी चुने हुए मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी संख्या से डिवाइड किया जाता है। सदस्य और मल्टीप्लाई की जाती है 1/1000 से। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करा जाता है, एक वोट की कितनी वैल्यू है उसका पता लगाया जाता है। क्योंकि हर विधायक को उस राज्य के, चाहे कोई विधायक, यूपी है, सपोज करें यूपी है, यूपी में अलग अलग जैसे इलेक्ट होकर आए हैं, अलग अलग विधानसभा से अलग अलग विधायक इलेक्ट होके हमारी विधानसभा में जाते हैं, चले गए। अब वे उनकी जो राष्ट्रपति चुनाव में वो एक वोट डाल लेंगे, पर उस जिस विधानसभा से वो चुन के आए हैं, उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जब होता है विधायिका का, तो ये नहीं कि हर उस आदमी को, एक ही विधायक को सारे उस विधानसभा के सारे वोट मिले हुए हों, तो जितने वोट मिले हुए वो तो उसके काउंट हो जाएंगे, अगर वो बाकी जो बचे हुए होंगे वो तो काउंट नहीं होंगे। तो इसका सबको इक्वल वोट डिवाइड करने के लिए, तो उस राज्य की जितनी जनसंख्या है, उस राज्य से जितने विधायक चुने गए हैं, उनको उस राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं 1000 से। ठीक है, तो उस राज्य, प्रत्येक विधायक को जो वोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आ जाएगी, सभी विधायकों की वोट की वैल्यू इक्वल होगी, जितनी वैल्यू उसकी है उतनी ही वैल्यू दूसरे विधायक की होगी। क्योंकि हर विधायक को एक निश्चित मात्रा में वोट मिल जाएंगे, मतलब वोटों का मतलब कह सकते हैं, एक विधायक को पूरे उतने ही वोट मिलेंगे जितने दूसरे को थे। ठीक है, उतने वोट उनके पूरे राज्य के डिवाइड कर दिए जाएंगे अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही जो सांसद होते हैं, उनको क्या करा जाता है, जितने विधायकों के कुल मत होते हैं के कुल मत संख्या, उसे डिवाइड कर दिया जाता है जितने संसद के मेंबर होते हैं। जितनी भी विधायकों की मत की संख्या होती है ना, उसे डिवाइड कर दिया जाता है सभी सांसदों की संख्या से। ठीक है, जब सभी राज्यों के विधायकों ने जितनी उनकी संख्या, मतों की संख्या आई, ठीक है, उसे किससे डिवाइड करा जाएगा, सभी सांसदों की संख्या से। ठीक है, इसके माध्यम से उनके वोटों की वैल्यू काउंट की जाती है। अब तीसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है, ये नहीं कि प्रत्येक सांसद या विधायक मतलब एक ही व्यक्ति को वोट देगा। ठीक है, वोट एक ही देगा, पर वो वरीयता के अनुसार वोट ले जाते हैं इसमें। उसे जैसे ही वो वोट देगा, उसे जो बैलेट पेपर मिलेगा उस पर 3 और 4 जितने मेंबर खड़े होंगे उतने मेंबर उसमें लिखे होंगे। जैसे 1 2 3 4, जैसे सपोज कर 4 मेंबर खड़े थे, तो वो अपनी वरीयता के अनुसार बताएगा कि वो पहला वोट किसे दे रहा है। पहली वरीयता जैसे वो 2 को दे देता है, फिर उसके बाद तीसरी वरीयता वो तीसरे को दे देता है, चौथी वरीयता वो तीसरी वरीयता चौथे को पहले को देता है, और चौथी वरीयता चौथे को देता है। ठीक है, तो वरीयता के अनुसार वो वोट देता है। अब काउंटिंग भी उसी हिसाब से होती है, वरीयता के हिसाब से काउंटिंग की जाती है। पहले
पहले वो जिसके पहले वाले मेंबर हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, पहली वरीयता किसे किसे दी है। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर सेकंड वाले को वरीयता सबसे ज्यादा किसे दी है। ट्रांसफर वोट ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं जब लोग इलेक्शन हो। और ये करा इसलिए जाता है, जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन करा जाता है राष्ट्रपति का और जी तुम्हारा वरीयता के अनुसार करा जाता है, वो सिर्फ दो कारण है। एक तो हमारी जो बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, हमारे देश की जनसंख्या आप सब जानते हैं पूरे देश की, अगर ये इलेक्शन कराया जाए और हर साल 5 साल में कराया जाए तो शक्ति, पैसे और उसका जो हमारे सरकारी साधन है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, जिससे देश पर ही एक लोड पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। दूसरा, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन समझ लीजिए एक तरह से डायरेक्ट ही होता है। भले से उसे जो पार्टी का लीडर है, सभी जो विधायक चुन के आते हैं, जो सांसद चुन के आते हैं, वो एक अपना लीडर चुन लेते हैं और उसे राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। परंतु वो भी जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भी किसी ना किसी चीज कहीं ना कहीं से किसी ना स्टेट से इलेक्ट होकर सांसद इलेक्ट होकर आया होगा, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट होता है। तो उसके अगर हम दोनों इलेक्शन सेम कर देते, प्रधानमंत्री का भी और राष्ट्रपति का भी, तो दोनों में एक विधायी टकराव उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि जो आप सब जानते होंगे, जो राष्ट्रपति है वो एक सिर्फ कार्यकारी एक पुतले के समान है भारत में। मेन कार्यकारी शक्ति जो है वो हमारे प्रधानमंत्री में है। राष्ट्रपति को तो समझ लीजिए जैसे हमारे यूरोप में ब्रिटेन में रानी का पद होता है, इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति का भारत में एक पद है। ठीक है, साइन जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के होते हैं किसी भी कानून हर चीज पे, परंतु जो मेन काम जो होता है, जो मेन कार्यकारी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री में होती है, राष्ट्रपति में नहीं होती। तो ये टकराव उत्पन्न हो जाता। दो ही चीज थी, एक तो टकराव की वजह से और आर्थिक संसाधनों का मिसयूज होता, इसलिए क्या करा गया था, हमारे राष्ट्रपति को इलेक्शन को अप्रत्यक्ष रूप से करा गया था। ठीक है, तो ये तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई। अब चुनाव जो है हमारा राष्ट्रपति का वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 53, हमारे आर्टिकल जो तरीका है राष्ट्रपति के चुनाव का वो किस में है, मैं बताता चलता हूं साथ के साथ 53 में, अनुच्छेद 53 में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। और 52 में हमारे राष्ट्रपति की बात की गई, हमारा एक राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और हम अब आगे देखते हैं। अब इससे आगे वाला देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो भाई पूछ ले करो। ठीक है, समझ रहे हो ना, फोन कर ले करो, कुछ भी कर ले करो, बूझ ले करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे मालूम कर सकते। कॉन्टैक्ट के लिए मैंने बताया था आपको, PRGS क्लासेस के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, चाहे मेरी ईमेल आईडी मैंने आपको दी थी, उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और भाई मैं देखो कॉमेडी तो कर नहीं सकता, मेरा काम है आपको पढ़ाना, सही से सही पढ़ा। कॉमेडी करने के लिए तो और बहुत हैं, और टीचर बैठते हैं जो कॉमेडी कर करके आजकल फेमस हो रहे हैं, पर मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं तो सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ आपको, आपको सक्सेस बनाना चाहता हूँ, ना कि कॉमेडी करके आपको टाइम पास करना। ठीक है, तो अब आपके हाथ में है, कॉमेडी करनी है या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आए, और कॉमेडी करनी है तो बहुत है भाई, दुनिया में बहुत है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वाला क्या है। ठीक है, निर्वाचन हो गया। अब अर्हता देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति के जो बनने के लिए, एक नागरिक को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीजें, उसे क्या क्या कंडीशन है उसकी, क्या क्या वो है कि एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो क्या कहते हैं, अर्हताएं, अर्हताएं। ठीक है, और क्या था हमारा, एक मिनट में, पता नहीं क्या है यहाँ पे, शपथ एवं जो राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती हैं वो चीजें हम जब पढ़ेंगे। ठीक है, अर्हता में सबसे पहले देखते हैं, हम पहले अर्हताएं पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए, भारतीय होना। ठीक है, 35 वर्ष की आयु, किसी भी
एक क्या, उसे भारतीय होना अनिवार्य है। कोई एनआरआई या और जो कार्ड भी दिए जाते हैं भारत में, एनआरआई कार्ड देते हैं या कि ओसीआई कार्ड धारक हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, या कोई और नागरिक हमारे भारत में आके राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। सिर्फ भारतीय नागरिक मूल, भारत के भारतीय मूल का ही, भारतीय ही लोग जो मेन भारतीय है वो ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वो किसी लाभ के पद पे ना हो, जैसे किसी सरकारी नौकरी में ना हो, सरकार के द्वारा दी जाने किसी शिक्षा संस्थान में जॉब ना कर रहा हो, कोई ऐसी चीज ना कर रहा हो जो सरकारी लाभ के पद को वो ग्रहण करता हो, है ना। और दूसरा, लोकसभा सदस्य लोकसभा का सदस्य चुने जाने में वो सक्षम हो, ठीक है। एक मतलब उसमें इतनी क्वालिटी हो, जो एक क्वालिटी लोकसभा के सदस्य को चुने जाने के लिए होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी एक वो व्यक्ति जो हो वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की जो अर्हताएं हैं वो अपने अंदर रखता हो, ठीक है। तो ये 4-5 बातें थी, उसकी अर्हता ये है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम शपथ देख लेते हैं, राष्ट्रपति की शपथ क्या है। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ मैं ओरली बता देता हूं। राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले तो ये देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश अगर उस टाइम पर उपलब्ध ना हो किसी कारण, तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। दोनों ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति पद की शपथ क्या होती है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, ठीक है। संविधान और विधि की क्या करूंगा? प्रतिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों के लाभ और भारत की सभी लोगों की सेवा और कल्याण के लिए निरत रहूंगा, ठीक है। ये भारत जो हमारे राष्ट्रपति की है वो शपथ है, जो हमारे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है। और शर्तें क्या है? शर्तें वही हैं कि उसे लाभ के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जो तुम्हारे राज्यपाल होता है या लोकसभा या विधानसभा का वो अध्यक्ष, विधानसभा या लोकसभा का सदस्य कोई है या राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, पर उसे चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? उस पद से अपने इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं और ये हमारी शर्तें भी हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उसका क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्या है इसका? पदावधि। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पदावधि। पदावधि, महाभियोग, महाभियोग एवं पदरिक्तता, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो शक्तियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस हम इतने पढ़ेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, लॉन्ग आप देखना पसंद करोगे नहीं। वैसे भी छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा रहेगा तो समझने में काफ़ी सहूलियत होती है, अच्छा लगता है, ठीक है। और चलो देखते हैं आगे क्या है। पदावधि, पदावधि में क्या आता है? पदावधि में आएगा कि जो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कितने साल की होती है? 5 साल की। राष्ट्रपति जब से इलेक्ट हो जाता है उसके 5 साल तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते उस पर महाभियोग चला के उसे पद से ना हटाया गया हो और उसकी मृत्यु ना हो गई हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो उसे उसके पद से हटा सकता है 5 साल के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं महाभियोग। महाभियोग के बारे में समझेंगे। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो हमारे संविधान में दी गई है और हमने अमेरिका से ली थी, ठीक है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। पर क्या है, इसको महाभियोग को हमारी संसद के द्वारा पास होना चाहिए और वो भी विशेष बहुमत से। हमारी संसद जो है कि दोनों, कोई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो,
दोनों के सदस्य ही इसे ला सकते हैं किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ। अगर उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति संविधान से हटके कोई कार्य कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे जिस प्रस्ताव को 1/4 उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, सिग्नेचर करे होने चाहिए। 1/4 सदस्य अगर उस विधेयक पर सिग्नेचर करते हैं तो उस सदन का जो भी पीठासीन अध्यक्ष होगा उस पर बहस कराएगा और उसे विशेष बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से दोनों सदनों में उसे विधेयक को पास किया जाएगा। और अगर पास हो जाता है तो जिस टाइम से वो विधेयक पास हो जाएगा उसी टाइम से हमारे जो राष्ट्रपति हैं उसने पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब ये प्रक्रिया चल रही होगी संसद में तो इसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भाग लेंगे। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भाग लेंगे नहीं लेंगे, तो राष्ट्रपति भाग लेंगे। अपने जो संसद की प्रक्रिया चलेगी जब महाभियोग की, उसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भाग लेंगे, उसकी बैठकों में, सब चीजों में उसके भाग लेंगे। ठीक है। ये हो गया पद रिक्तता। राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है, और दूसरा 5 साल की भी चीज हो गई। मैंने क्या क्या बताया था कि वो 5 साल की अवधि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसकी मृत्यु के द्वारा हटाया सकता है, या फिर अगर राष्ट्रपति खुद स्वयं अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे देता है तो भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। ठीक है। तो पद रिक्तता में कैसे क्या है, एक तो है कि मृत्यु, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, अपना इस्तीफा दे दे, इस्तीफा, एक मिनट देख लीजिए क्या, इस्तीफा नहीं कहेंगे इसे, त्याग पत्र। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमें यही लिखे जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब लोकल लैंग्वेज में कई वर्ड हैं जो हम बोल सकते हैं, पर मेन जो हमारे जो पॉलिटी का वर्ड है वो ही ज्यादा सूट करता है। ठीक है। तो त्याग पत्र के माध्यम से, ठीक है, महाभियोग हो गया, मृत्यु होगी, त्याग पत्र हो गया, यही चीजें हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, मृत्यु हुई। और एक 5 साल पूरा होने पे एक चीज और है, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, अगर उसमें उच्चतम न्यायालय उसे गलत घोषित कर देता है, उसे घोषित कर देता है कि उसका निर्वाचन पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है, तो वो तब भी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, पद रिक्त नहीं होता फिर भी। अगर 5 साल हो जाते हैं तो 5 साल के उसके जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो हमारे निर्वाचन आयोग हो उसे राष्ट्रपति का 5 महीने पहले से ही उसके इलेक्शन को कराना अनिवार्य होता है। अब किसी वजह से महाभियोग चला के उसे हटाया जाता है, तो जब तक कार्य उसका जिस दिन से उसका महाभियोग चलाया जाएगा और सिद्ध हो जाएगा उसके बाद से उसे राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक एक कार्यकारी जो राष्ट्रपति है वो हमारे उपराष्ट्रपति रहेंगे, और जो शर्तें हैं, जो चीजें उन्हें मिलती हैं कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं, वही उन्हें देनी पड़ेंगी। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वही शर्तें मिलेंगी, वही खाना पाना, वो जो उन्हें अधिकार हैं वही मिलेंगे। ठीक है। और जो चीजें हैं वो सब उन्हें मिलेंगी। ठीक है। त्याग पत्र के माध्यम से त्याग पत्र देता है तब भी उपराष्ट्रपति हमारे उस टाइम पे राष्ट्रपति का कार्यकाल करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी ना हो तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो उस टाइम पे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। क्योंकि आप सब जानते हैं राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है भारत में, एक बहुत ही वरिष्ठ पद माना वरिष्ठ पद है ये, और वो कहते हैं बिना राजा की प्रजा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। तो जब तक राजा नहीं रहेगा तो प्रजा तितर बितर हो जाएगी, और जब तितर बितर हो जाएगी तो हंगामे शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और कुछ बातें मैं बता देता हूं। राष्ट्रपति को इलेक्शन में एक चीज में भूल गया था, मैं बता देता हूं आपको। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति को जो सदन है उसको, जो मतलब भारत के उसमें से उसे क्या करना चाहिए, 50, एक तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये SBI में जमा करने होंगे जमानत के तौर पे। अगर उसे बोर्ड का 3% नहीं मिलता
तो ये पैसे जमा हो जाते हैं। 6% नहीं मिल पाता अगर राष्ट्रपति को, तो ये पैसे जमानत जब्त हो जाती है। आपने देखा प्रधानी के इलेक्शन में आप जमानत होती है तो ये 15,000 रुपये उन्हें जमा करने पड़ते हैं, और 50 लोगों का गवाहीदार होते हैं, और 50 लोग ही उनके, ये क्या कह सकते हैं, 50 लोगों के थ्रू ही उन्हें मतलब एक निर्वाचन आयोग के सामने ले जाना पड़ता है उन्हें कि हमारे 50 लोग मुझे सिग्नेचर करके दे रहे हैं कि आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ें। ये प्रक्रिया इसलिए है कि ताकि भीड़ कम करी जा सके, हर व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने खड़ा ना हो जाए, इसलिए ये सब चीजें दी गई हैं। अब राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी जैसे आप दिए हुए हैं, वो हम विशेष अधिकार अगली वीडियो में हम देखेंगे। और मैं कुछ चीज़ और बता दूं, राष्ट्रपति को जो है ना कई अधिकार हैं। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति जिस टाइम कार्यकाल में रहता है उस टाइम वो किसी का मर्डर भी कर दे उसे तब भी छूट है उससे भी। और राष्ट्रपति के जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में करे हैं उसके लिए वो उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति उसे नहीं ले जा सकता। अगर कोई केस करता भी है तो उसे 15 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है, राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ फलावाजी मैं आपके खिलाफ एक केस दाखिल कर रहा हूँ, आप आ जाइए कोर्ट में को। राष्ट्रपति तो एक फ़ोन घुमाएंगे, काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें उसे राष्ट्रपति को फ़ोन के भत्ते वगैरह सब कुछ मिलते हैं। जो वर्तमान में राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपये है। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको, 1.5 लाख रुपये है। और उसकी जो पेंशन है उसके रिटायरमेंट के बाद, मतलब कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसकी आधी जितनी सैलरी है उसका आधा दिया जाता है, उसे सुसज्जित आवास दिया जाता है, फ़ोन की सुविधा दी जाती है, एक मतलब परिवहन की सुविधा दी जाती है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है, ठीक है। और कार्यालय 50,000 रुपये साल में उसे कार्यालय खर्चा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी बीवी को उसकी पेंशन का आधा दिया जाता है, ठीक है। घर भी दिया जाता है, फ़ोन की सुविधा, शौचालय मतलब तुम्हारे स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाती हैं, और कार्यालय 10,000 रुपये खर्चा भी दिया जाता है। तो ये सिर्फ कुछ बातें थी हमारे राष्ट्रपति के बारे में, और आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना। और मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूव करना है वो भी बताओ भाई। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं करूँगा कैसे, क्योंकि अपनी कमी दूसरों के थ्रू ही ज़्यादा अच्छी लगती है बताने में, क्योंकि जो आप मेरे अंदर कमियाँ देख सकते हो वो मैं नहीं देख सकता। तो आप मेरे में जो कमियाँ हैं वो बताएं और मैं उनमें सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो इसके बाद जो अगले बातें हैं राष्ट्रपति में उसकी क्या क्या शक्ति हैं, ठीक है, आर्थिक विधायी जितनी भी शक्ति हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।